नमस्कार दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको इंडियन करेंसीज़ के बारे में कि इंडियन करेंसी का प्रिंटिंग का क्या प्रोसेस है, आरबीआई को कितना रिजर्व रखना पड़ता है, म्यूटिलेटेड नोट्स की क्या है और आरबीआई अनलिमिटेड पैसा क्यों प्रिंट नहीं कर सकता। ये सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप ये समझिए, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही अधिकार है जो कि करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है, इसलिए उसको ये अधिकार इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने अपनी एक अंडरटेकिंग यूनिट्स ओपन करी हुई है, SPMICL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 100% सब्सिडी ओन है आरबीआई की, यानी कि सारा नोट्स और कॉइन प्रिंटिंग का काम SPMCIL करती है। आज की डेट में 5 तो प्रेस फैक्ट्री हैं SPICIML की और 4 मिंट फैक्ट्री है। प्रेस फैक्ट्री वहाँ पर जहाँ नोट छपते हैं, मिंट जहाँ पर कि कॉइन्स मिंट होते हैं, यानी कि जहाँ कॉइन्स बनाए जाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस की नासिक, देवास, हैदराबाद, नर्मदापुरम, नासिक, और जबकि मिंट है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। इन 4 जगह इसकी मिंट की वो है। अब जो सबसे पहले हम कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे जो कॉइन्स होते हैं उसके नीचे एक सिंबल मिंट मार्क होता है जो कि ये दर्शाता है कि ये कॉइन कहाँ पर मिंट हुआ है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। वो आप आसानी से देख सकते हैं। पीछे मैंने एक इमेज भी दी हुई है जहाँ पर कि वो मार्क होते हैं। दूसरा, जो हमारे यहाँ इंडियन करेंसीज़ के नोट्स होते हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स उसको बिना देखे वहाँ पर एक सिंबल होता है, उस सिंबल से पता लगा सकते हैं ये नोट कितने का है। आप ये सिंबल देख सकते हैं। अगर अभी आपके पास कोई नोट हो तो आप वह सिंबल देख के देख सकते हैं, और आप ऐसे अगर आंख बंद करके उसको छुओगे तो आपको एहसास होगा कि आप उस फिगर को प्रेजेंट कर सकते हो। अब दूसरी एक और चीज़, नोट्स के नीचे आपने हर नोट पे देखा होगा एक लिखा रहता है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब जितने का नोट है उतने रुपये देने का वचन देता हूँ। एक्चुअली ये एक अंडरटेकिंग है जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो कि जिस टाइम पे वह नोट छपा है वह अंडरटेकिंग देते हैं कि यह नोट जिस किसी के पास भी होगा मैं उसको 100 रुपये का यानी कि जितनी भी करेंसी की वैल्यू है वो मैं देने का वचन देता हूँ। ये एक प्रोमिसरी नोट होता है। सेक्शन 22 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत रिजर्व बैंक को ये अधिकार मिला हुआ है। अब एक सवाल जो काफ़ी लोगों के मन में आता है वो ये आता है, यार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास तब पैसे छापने की मशीन है तो वो कितने भी पैसे छाप ले, यानी कि गरीबी दूर हो जाए। हर किसी को छाप के 1-1 करोड़ रुपए दे दे, बजाय ये मकान, फ्री टीवी, फ्रिज या ये फालतू चीज़ देने के। गवर्नमेंट अगर हर किसी को 1 करोड़ रुपए दे दे तो गरीबी दूर हो जाए। तो ऐसा कई लोग सोचते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर सकती। देखिए, जो भी कोई भी इकोनॉमी हो उसके अंदर सप्लाई और डिमांड का कर्व चलता रहता है। डिमांड और सप्लाई जहाँ बैलेंस होती है वहाँ पर इन्फ्लेशन 0 हो जाती है। अब ये मान के चलिए, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पैसे बहुत ज़्यादा छापे तो हर किसी के पास परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी मतलब डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई तो आपकी बढ़ी नहीं, तो आपकी इन्फ्लेशन एकदम हाई हो जाएगी। मतलब लोग बाग जो 10 रुपये की चीज़ है वो 100 रुपये में ख़रीदने को तैयार हो जाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोरोना वायरस के दौरान तब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जब कमी पड़ गई थी, हर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था, तो कंडीशन ये थी कि जो सिलेंडर 1000 रुपये का मिल रहा था लोग बाग उसको 1-1 लाख रुपए में ख़रीद के लाए हैं। यानी इस तरीके से तब डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी है, तो इन्फ्लेशन अगर यदि ओवरऑल इकोनॉमी में हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग बाग लग्जरियस गुड खरीदने लग जाएंगे, तो इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाएगी। अब 3 चीज़ें होंगी उसके साथ। एक तो हाई इन्फ्लेशन हो जाएगी, रुपीज़ की वैल्यू डिप्रिसिएशन हो जाएगी, और मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंगली कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती है लेकिन वो इसमें नहीं आती। हाई इन्फ्लेशन मैंने आपको समझा दिया। देखो, जब रुपीज़ की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है तो हम जो कुछ भी हम इंपोर्ट करेंगे वो हमें बहुत महंगा पड़ जाएगा। यानी कि आप ये समझिए कि अगर आपकी रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गई, आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपका फॉरेन रिजर्व बहुत जल्दी डिप्लीट होने लगेगा। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में आपको समझा देता हूँ। मिनिमम रिजर्व सिस्टम कुछ नहीं है, जैसे कई लोगों को आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक को उतना गोल्ड रखना पड़ता है जितने के वो नोट छापे। बाकी ऐसा है लेकिन कुछ हद तक ही है।
जो मिनिमम रिज़र्व वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को हर टाइम 200 करोड़ का अपना एक्सचेंज रिज़र्व रखना पड़ेगा, जिसके अंदर 115 करोड़ तो गोल्ड का रखना पड़ेगा और 85 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज फॉर्म में रखना पड़ेगा। ये है तो जो कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को इतना गोल्ड रखेगी तभी वो उतने पैसे छापेगी, ऐसा कुछ नहीं है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अपने अकॉर्डिंगली कितने भी रुपए करेंसी के छाप सकती है, क्योंकि 200 करोड़ उसके पास ऑलरेडी रखे हुए हैं और जो प्रेजेंटली जो करेंसी सर्कुलेशन है मार्केट में वो 2 लाख करोड़ के ऊपर है। तो ये चीज़ RBI को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। RBI को सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। वो हमेशा राइटिंग में एक नोट्स बना के इंडियन गवर्नमेंट को देते हैं, वहाँ से अप्रूव होने के बाद वो छाप सकते हैं। अब जैसे अगर यदि आप अनलिमिटेड के छाप दोगे नोट, तो जो वेनेजुएला और जिम्बाब्वे में जो घटना हुई हाइपर इन्फ्लेशन की, वहाँ पर करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रही, उतनी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी। कई बार आपने जैसे देखा होगा साल 2 साल में कि लोग बाग जो नोट है करेंसी के नोट से उनको तोल के सब्जियां खरीद रहे हैं, ये सब खरीद रहे हैं। अब क्या होता है, क्या है, वो बात आती है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने तब वो सारा ही काम करना है, जबकि हमारा इंडिया इतना बड़ा है तो वो किस तरीके से ये सारे काम कर पाएगी, क्योंकि इंडिया के हर कोने में करेंसीज़ का जाना ज़रूरी है, हर कोने में एक कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है जिससे कि मनी की सप्लाई प्रॉपर हो पाए। अगर किसी जगह मनी की सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई तो सारी इकोनॉमी का सिस्टम बिगड़ सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्लो ऑफ नोट्स एंड कॉइन सप्लाई का एक मैनेजमेंट सिस्टम रखा हुआ है। देखिए होता क्या है, जब नोट्स प्रिंट हो जाते हैं तो सबसे पहले RBI के ऑफिस में जाते हैं। RBI के ऑफिस से वो चेस्ट ब्रांचों में जाते हैं। सबसे पहले चेस्ट ब्रांच होती क्या है, चेस्ट ब्रांच नॉर्मल ब्रांचों की तरह होती है, लेकिन उसके अंदर एक चेस्ट होता है जो कि RBI द्वारा ओन होता है। मतलब वो RBI अपना जो एक्स्ट्रा नोट्स है उनको चेस्ट ब्रांचों में रखती है अलग अलग, वो चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हो चाहे किसी और बैंक की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें डोमिनेट प्लेयर है। मिंट में भी यही होता है कि सबसे पहले वो RBI ऑफिस में जाते हैं, फिर चेस्ट ब्रांच और RBI ऑफिस से पब्लिक को सप्लाई होती है। मतलब चेस्ट ब्रांचों के माध्यम से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक में अपने नए नोटों की सप्लाई करता है और वहीं से ही वह पुराने ख़राब नोट्स लेके उनको बर्न करके नई करेंसी जारी करता है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की, कि भैया कि आपने नोट तो छाप दिए 2 लाख करोड़ के, अब उनकी मेंटेनेंस भी तो ज़रूरी है। मेंटेनेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो करेंसी नोट्स जो मार्केट में सर्कुलेट्स होते हैं तो टाइम टू टाइम वो उनमें सॉइल हो जाते हैं, म्यूटिलेट हो जाते हैं, किसी के फट गए, किसी के जल गए। ये करेंसी को भी मार्केट में रिप्लेस करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या है कि फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस सिस्टम के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है, हर बैंक को निर्देश दे रखे हैं कि अगर कोई भी आपके पास आता है काउंटर पे गंदे फटे टूटे नोट बदलवाने के लिए तो आप उसको मना नहीं कर सकते, आपको एक्सचेंज करके देना होगा। हाँ, वो कुछ नियम और गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली एक्सचेंज करना होता है, लेकिन वह करना होगा। और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी इंडिया में ऑफिस है वहाँ पर एक स्पेशल काउंटर होता है जहाँ पर म्यूटिलेटेड और ख़राब नोट बदले जा सकते हैं। आप वहाँ जाइए, वो आपके म्यूटिलेटेड और ख़राब नोट्स बदल देंगे। अब होता क्या है, वो जो म्यूटिलेटेड और ख़राब नोट्स होते हैं तो RBI के कई जगह बर्नर है, वहाँ पर वो नोटों को वो जला देते हैं। जैसे कि अब जैसे करेंसी जो 500 और 1000 रुपये के नोट तब बैन हुए थे तो वो सारे बर्नर दिन रात काम कर रहे थे इससे वो जो नोट्स आ रहे थे उनको जलाने का, क्योंकि वह नोट्स को जलाना ही सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है। बाकी अभी एक नई कॉन्सेप्ट और आई है कि उससे वो फ्यूल जनरेट बनाने का कुछ सिस्टम निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक तो सिर्फ नोट जलाए ही जाते हैं। इस तरीके से ये RBI का सिस्टम काम करता है। फ्रेंड्स, अगर आपके किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड्स को लोन की आवश्यकता है तो आप उसकी फ़ाइल हमें रेफ़र कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हम आपको 2% तक का कमीशन भी देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसके अंदर मैंने बताया किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं नकली और असली नोट्स के बारे में। वो वीडियो देखने के लिए आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।